Welcome to the online platform of Coachify. And now let's start with today's newspaper. However, before that, आपके जो 16th जनवरी का न्यूज़पेपर है वो रिलीज़ नहीं हुआ था from the Hindu group because of the Makar Sankranti. So after 15th of January, we'll have directly the 17th of January newspaper. So let's start. So the very first news is Iran launches missile strikes on Pakistan targeting militants. So सिंपल सी चीज़ है, ईरान ने आपके पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक किया है और ईरान का कहना है कि हमने जहाँ पे मिसाइल स्ट्राइक किया है दैट इज़ द बेस ऑफ द मिलिटेंट ग्रुप जिसका नाम है जैश अल अदल। यानी ईरान कह रहा है कि भाई आपके यहाँ पे एक मिलिटेंट ग्रुप है तो हमने उसके ऊपर अटैक किया है और ये जो ग्रुप है इसका जो बेस है दैट इज़ इन द बलूचिस्तान प्रोविंस। ठीक है, दूसरी चीज़ है ये जो मिलिटेंट ग्रुप है इट इज़ अ सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप और ये जो है आपके क्रॉस बॉर्डर ऑपरेट होता है, इसलिए ईरान का कहना है कि भाई हमने सेल्फ डिफेंस में यहाँ पर अटैक किया है। एंड इफ़ यू गो टू द मैप ऑफ पाकिस्तान दिस पोर्शन इज योर बलूचिस्तान प्रोविंस। दिस रीजन जो है ये आपके बलूचिस्तान प्रोविंस है और ये आपका ईरान हो ही गया है। तो इस एरिया में अभी अटैक किया गया है बाय द ईरान। सो नॉर्मली आपको इसमें थोड़ा लोकेशंस का ध्यान रखना है और जो मिलिटेंट ग्रुप है उसका नाम दैट्स सफिशिएंट। ओके, आफ्टर दैट वी हैव ट्रम्प विंस बिग इन ओवा, रामास्वामी क्विट्स रेस। आपके जो अभी रिसेंट में इलेक्शंस है 2024 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है यूएस में, उसमें आपके जो ट्रम्प है उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से विन हुई है। और दूसरी बात है जो आपके एक और कंटेस्टेंट थे विवेक रामास्वामी, उन्होंने क्विट कर दिया है एंड ही इज बैकिंग ट्रम्प। तो बीइंग यूएस एज सुपर पावर या आप कह सकते हो कि एज एन ग्लोबल पावर एज कम्पेयर टू अदर नेशंस, तो अगर यूएस में इलेक्शंस हो रहे हैं सो दे आर इम्पोर्टेंट टू अस। कौन इलेक्शन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसके बेसिस पर हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, सो अभी इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स इट कि भाई हाँ अपने इतना ध्यान रखना है, इलेक्शंस आ रहे हैं इन यूएसए 2024। दैट्स इट, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज दिस, जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर बारामुल्ला नेम्स बारामुल्ला स्टेडियम आफ्टर जनरल रावत। ठीक है, तो सी दिस इज आपके जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने वहाँ का जो एक स्टेडियम है बारामुल्ला स्टेडियम उसको आपके जो फॉर्मर वो हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जो फॉर्मर आपके सीडीएस हैं, इनका नाम था बिपिन रावत, उनके नाम पे उसका इन्होंने नाम रखा है। दैट्स इट। द थिंग इज कि आपके जो बिपिन रावत है ही डाइड इन अ प्लेन क्रैश एंड दैट टाइम ही वाज द सीडीएस। So, जो बारामूला स्टेडियम है that has been renamed on the name of General Bipin Rawat. ठीक है, and this stadium is in Jammu Kashmir. After that, the next news is these PM Jan Man beneficiaries make sure no one is left out. इसमें आपके जो काम की चीज़ रहेगी that is this scheme that is your PM Jan Man scheme। और ये जो स्कीम है अभी recently अप्रूव हुई थी around 2 months back 29th of November 2023। यहाँ पे जनमन का पूरा मतलब है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, और इसकी फुल फॉर्म से पता लग रहा है कि दैट दिस इज रिलेटेड टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ट्राइबल्स। और इसका जो बजट है ऑलमोस्ट इट्स अराउंड 20,000 करोड़ रुपीज़, जिसमें जो सेंटर रहेगा उसका शेयर है अराउंड 15,000 करोड़ और जो स्टेट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे अराउंड 8,500 करोड़। सो थिंग इज स्टेट्स एंड सेंटर्स दोनों मिल करके ट्राइबल सेक्टर के लिए काम करने वाले हैं, और उसमें जो स्टेट है दे विल कंट्रीब्यूट अराउंड 8,500 करोड़ और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट विल कंट्रीब्यूट अराउंड 15,000 करोड़। और जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इसमें जो कंसीडर किए जाएंगे वो हैं ये, देयर इज़ अ फुल लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड विच इंक्लूड्स लाइक उनके लिए पक्के घर बनवाना, उनके एरिया में सड़क होना, पाइप्ड वाटर सप्लाई, कम्युनिटी वाटर सप्लाई, हॉस्टल्स, स्किलिंग, मल्टीपर्पज सेंटर्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स। अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो इंक्लूड्स दिस मोबाइल टावर्स, और ये सारी जो चीज़ें हैं अराउंड 11 प्रोजेक्ट्स आर देयर। सो और ये दूसरी चीज़ है ना, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सो ये किसी भी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री बाउंड नहीं है,
जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो किसी और का काम रहेगा, हॉस्टल्स हैं वो किसी और का काम रहेगा, या जो वेलनेस सेंटर्स हैं वो किसी और का काम रहेगा. सो अराउंड 11 प्रोजेक्ट्स, और जो टोटल मिनिस्ट्रीज़ हैं दैट इज़ अराउंड 9 मिनिस्ट्रीज़ हैं जो इसमें मिलकर के काम करेंगी. तो ये आपकी एक नई स्कीम है. इससे पहले आपके पास एमटी नरेगा स्कीम हम डिस्कस कर चुके हैं. उससे पहले उसके बाद एक जो स्कीम आई थी दैट वाज दिस अग्निवीर, जिसमें आपके आर्मी में या आप कह सकते हो फोर्सेस में इंडक्शन होता है. ठीक है, ओके. आफ्टर दैट नेक्स्ट न्यूज़ इज तमिलनाडु गवर्नर रिवाइव सैफरन कंट्रोवर्सी ऑन द थिरुवल्लुवर डे. आपके कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है. तो जो भी आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, डू नॉट फोकस ऑन दैट. यहाँ पे जो काम कीजिए है दैट इज थिरुवल्लुवर डे. ठीक है, ये आपके एक सेंट है थिरुवल्लुवर. तो उनके इन द मेमोरी ऑफ दैट सेंट, या आप कह सकते हो पॉइंट, उनकी मेमोरी में ये डे सेलिब्रेट किया है इन्होंने. बट द इशू इज़ कि थिरुवल्लुवर के बारे में ना बहुत एग्जैक्ट चीज़ें नहीं पता है. नॉर्मली ये इन द स्टार्टिंग ऑफ द 5th-6th सेंचुरी के आसपास का इनको कंसिडर किया जाता है. एंड इनकी जो एक इम्पॉर्टेंट राइटिंग है दैट इज़ थिरुकुरल, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कही हुई हैं, और इनको बहुत ज़्यादा सीक्रेट माना जाता है इन द तमिल लिटरेचर और तमिल कल्चर. सो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है दैट ही बिलोंग्स टू तमिलनाडु एंड ही हैज़ रिटन सेक्रेट कपलेट्स नेम्ड थिरुकुरल. तो दैट्स इट. उनके मेमोरी में बस अभी डे सेलिब्रेट हुआ, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई. दैट्स नॉट योर वर्क. नेक्स्ट इज one more cheetah dies in Kuno, 13 of the original 20 remain. अब देखिए, इट्स अ डेंजरस न्यूज़ एक्चुअली. यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हमारे इंडिया में चीता थे नहीं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अराउंड 70-80 ईयर्स बैक. तो हमने अभी चीता मंगवाए थे, अभी तो नहीं, अराउंड अ ईयर बैक वी ब्रॉट देम फ्रॉम अफ्रीका. 2 नेशंस है, एक आपका नामीबिया है, एक आपका साउथ अफ्रीका है. यहाँ से टोटल मिला करके हमने 20 चीता मंगवाए थे. अभी जो न्यूज़ है उसके हिसाब से एक चीता और चला गया है. तो ओरिजिनली आपने जो 20 चीता मंगवाए थे उसमें से अभी 13 ही रहते हैं. ठीक है, तो ये आपने देखना है. तो क्या चीता तो क्या पुरानी न्यूज़ हो गया. देन द बेसिक्स ऑफ द स्टोरी ऑफ द चीता आर इम्पॉर्टेंट. Okay, next is Home Ministry cancels FCRA registration of Center for Policy Research. FCRA पहले भी आया था कि जनवरी में कितने जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इसके FCRA में रजिस्ट्रेशन हुआ है. और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये आपकी होम मिनिस्ट्री के उसमें आता है, ये उसका कंसर्न है. सो FCRA जो है दैट रेगुलेट्स द फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशंस. और रिसेंटली आपका जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है. और उसका जो कैंसिल होने का कारण है दैट इज़ अ सेक्शन ऑफ द FCRA विच स्टेट्स कि आप फॉरेन फंड के बेसिस पर करंट अफेयर्स रिलीज़ नहीं कर सकते हो. ठीक है, ये अभी आपके जो कल का न्यूज़पेपर है ये उसमें भी आएगा. ये भी कंटिन्यूएशन में रहेगी न्यूज़, बिकॉज सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इज़ अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन. सो अब ये थोड़ी अच्छी न्यूज़ बनने वाली है. हाउएवर बेसिक्स ऑफ FCRA आर इम्पॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज ICMR starts revising current national essential diagnostics list for the first time. तो ये जो लिस्ट है इसका मतलब होता है कुछ बेसिक टेस्ट्स होते हैं जो आपके नॉर्मली हर हेल्थ सेंटर पर अवेलेबल होने चाहिए, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, सेकेंडरी हो, कहीं पर भी हो. और ये जो लिस्ट है ये आपके सबसे पहले WHO ने कहा था कि भी हमारे पास इस टाइप की एक लिस्ट होनी चाहिए. और WHO ने बोला था 2018 में, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है. और जैसे ही WHO ने बोला था हमने अपनी जो लिस्ट है उसको रिलीज़ किया था 2019 में, अराउंड 4 to 5 years बैक. अभी जो न्यूज़ है दैट इज़ टॉकिंग अबाउट कि जो आपने 2019 में जो लिस्ट बनाई थी हम उसको अभी रिव्यू करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं. उसमें जो भी चेंजेस होंगे हम वो करने वाले हैं. और ये जो चेंजेस हैं ये करने वाली जो अथॉरिटी है दैट इज़ और ICMR, स्टेट स्टैंड्स फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. उसने इन चीज़ों को रिवाइज करना है. और आपके जो अकॉर्डिंग टू दिस ICMR एसेंशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि जो आपकी उसकी पॉपुलेशन की जो प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स होती है उनको फुलफिल किया जाए, डेटा कलेक्ट किया जाए. तो द बेसिक्स जो डायग्नोस्टिक टेस्ट रिक्वायरमेंट होती है दोज टेस्ट आर मेंशन्ड इन द लिस्ट. और अब उनका रिवीजन होना है. सो अभी रिवीजन अभी स्टार्ट हुआ है
दैट मीन्स ये न्यूज़ अभी कंटिन्यूएशन में रहेगी। जो अभी जो लिस्ट है उसमें अगर कुछ चेंजेस हुए, कुछ ऐड हुआ है, कुछ हटाया गया है, तो वो भी फिर वापस से न्यूज़ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस वोल्केनो। न्यूज़ रिपीट हुई, माउंट मारापी, इंडोनेशिया का जो वेस्ट सुमात्रा आइलैंड है उसके ऊपर माउंट मारापी और वोल्केनो इरप्शन हुआ था, और दिस न्यूज़ हैज़ बीन रिपीटेड। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग द 10th शेड्यूल, यहाँ पर जो 10th शेड्यूल है दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। नॉर्मली आपके पार्लियामेंट में क्या होता है, एक बार जब आप इलेक्ट हो गए हो, एक बार जब आप इलेक्ट हो चुके हैं, सो आप अपनी पार्टी नहीं छोड़ सकते हैं। और दूसरी बात है, आपके पार्टी की जो विप है, विप का मतलब होता है अ पर्सन जो पॉलिटिकल पार्टी ने नॉमिनेट किया हुआ है, जिसने उस पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी काम होते हैं, जैसे वोटिंग हो गई, वो सब जो होते हैं वो उसी रेगुलेट करना होता है, कुछ गाइडलाइंस या डायरेक्शंस देनी होती हैं पार्टी मेंबर्स को, तो वो भी विप का काम होता है। अब मान लेते हैं अगर कोई आपके इंसान है जो पार्लियामेंट में है या आपके विधानसभा में, स्टेट असेंबली में है, यू आर बाउंड बाय द रेगुलेशंस ऑफ विप। अगर विप ने कहा है कि इस टॉपिक पर ये वोट देना है तो आपने वही करना है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो हम उस चीज़ को डिफेक्शन माना जाएगा। दैट मीन्स आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो जो करंट में जो इशू दैट इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र स्टेट असेंबली, नो नीड टू गो इनटू दिस इशू। द थीम इज कि जो 10th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं छोड़ सकते एंड यू आर बाउंड बाय द विप। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अंडर द 10th शेड्यूल आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब आपकी जो पोस्ट है, पोस्ट ऑफ एमएलए या एमपी, यू वोंट बी दैट। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन ये है कि अगर आपकी पार्टी के ग्रुप ऑफ मेंबर्स छोड़ते हैं, जैसे 2/3 मेंबर्स इफ आर लीविंग, अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, दैट्स फाइन। उस केस में ऐसा नहीं होगा। तो मोर और लेस इट्स पार्ट ऑफ योर लीगल सेक्शन या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन। तो इफ यू आर गोइंग थ्रू द बेसिक्स और द स्टैटिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे भी आपको 10th शेड्यूल पढ़ना ही है। अभी करंट अफेयर्स में आ गया है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 10th शेड्यूल है वो आपके ऐड हुआ है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1985। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंट में केस हुआ था दिस वन KM सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ मणिपुर। मतलब सेम स्टोरी मणिपुर में भी हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट जो है उसको ये कंसीडर करना चाहिए कि इन केस ऑफ द डिफेक्शन एक आपके पास इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल हो विच इज़ हेडेड बाय द जजेस, एंड सो दैट वो जजेस डिसाइड कर सकें कि भाई आप जो है डिफेक्शन होगा कि नहीं होगा। नॉर्मली आपके ऐसे केसेस में क्या होता है, आपके जो स्पीकर होते हैं महाराष्ट्र के, वो डिसाइड करते हैं कि आपको मतलब MLA MP को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है, ठीक है। चल उसके बाद नेक्स्ट है द एलिगेशंस अगेंस्ट PVR फॉर द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। सो द स्टोरी इज़ कि आपकी एक फिल्म डायरेक्टर है, उन्होंने बोला है कि जो PVR आपके जो थिएटर एंड सिनेमा है वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, यानी कि ही इज़ नॉट बीइंग फेयर विद द लॉन्च और द रिलीज ऑफ द मूवीज़। यानी उनको जो ठीक लगता है वो वही मूवीज़ अपने PVR में प्रमोट करते हैं, यानी दिस गोज अगेंस्ट द फेयर कॉम्पिटिशन, ठीक है। सो अब जब भी किसी कंपनीज के बीच में कोई इशू होता है, ड्रिफ्ट होता है, स्पेशली फॉर द फेयर प्ले, आपके एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ अ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसका काम ही ये है दैट टू डिसाइड कि मार्केट में फेयर प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी सबको बराबर मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे जो एक एलिगेशन आया है डायरेक्टर की तरफ से कि जो PVR है वो अपने हिसाब से फिल्में दिखा रहे हैं, सारी फिल्मों को बराबर मौका नहीं मिल रहा है, तो आपके कंपटीशन कमीशन ने इसके ऊपर एक्शन लिया था। दे लुक्ड इनटू दिस मैटर, और वो जो कंप्लेंट आई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है कि PVR जो है वो ऐसा नहीं कर रहा है। एंड एक और चीज़ है कि मोस्टली आपके जो PVR में फिल्में चल रही हैं वो कंज्यूमर डिमांड ड्रिवन है। सिंपल है, कंज्यूमर जिस फिल्म को ज़्यादा देखना पसंद करेंगे उसी फिल्म को ज़्यादा दिखाया जाएगा। तो इसमें PVR का कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है, जबकि कंज्यूमर की चॉइस का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ठीक है। अब इस न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में हमारे जो काम की चीज़ है दैट इज़ आवर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द बेसिक्स ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है एक एक्ट से आई है, और वो जो एक्ट था वो आप क्या था, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002
इसको बहुत बार फिर आपके अमेंड किया गया, रिसेंटली भी इसको 2023 में अमेंड किया गया था, और इसके बेसिस पर ही आपके इसी एक्ट के बेसिस पर 2009 में कंपटीशन कमीशन एज एन इंस्टीट्यूशन बना है, ठीक है। ये हो गया है आपकी स्टैटिक का पार्ट, एंड दैट्स द बेसिक्स ऑफ कंपटीशन कमीशन। ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट न्यूज़ इज पैसिफिक नेशन नाउरू Pacific nation Nauru cuts relations with Taiwan, switches to China। तो अभी ताइवान में इलेक्शंस हुए हैं, डेमोक्रेसी प्रो डेमोक्रेसी माहौल है, चाइना जो है वो ताइवान को अपना ही पार्ट मानता है, ठीक है। यूएस ने भी बोल दिया है कि भाई ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है। बट एक छोटा सा पैसिफिक नेशन है, उसने क्या किया, ताइवान के साथ अपने रिलेशंस ख़त्म कर लिए हैं और चाइना की तरफ वो शिफ्ट हो गया है। तो पॉलिटिकल स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि आपके लिए नाउरू की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। नाउरू यहाँ पे लोकेटेड है, somewhere around here। This is Nauru। This is Nauru, or you can call it in the east of PNG, yeah, in the northeastern side of Australia। So it's a Pacific nation, और इसका कहना है कि भाई हम अपने जो रिलेशंस हैं वो ताइवान के साथ ख़त्म कर रहे हैं, एंड विल स्विच टू। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है इजराइल टू विन डाउन वॉर ऑपरेशन इन साउथ गाज़ा। अगेन दिस न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू इजराइल पैलेस्टीन, और जो गाज़ा में भी रेगुलरली अटैक्स हो रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में इजराइल ने कहा है कि भाई हमारी जो इंटेंसिटी रहेगी गाज़ा में, अब उसका एक लेस इंटेंसिव फेज़ हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इट्स एन ऑनगोइंग न्यूज़, इसमें ऐसे आपके काम का भी कुछ नहीं है। द बेसिक्स ऑफ इजराइल पैलेस्टीन आर मोर देन सफिशेंट। उसके बाद है पाकिस्तान टू डिप्लॉय थाउजेंड्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस फॉर इलेक्शंस। सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं काम किए, हमारे काम का इलेक्शन होने वाले हैं पाकिस्तान में, तो एम्ब्रेस योरसेल्फ, विल सी व्हाट हैपेंस। जहाँ पर भी किसी भी नेशन में इलेक्शंस होते हैं, कौन इलेक्ट होता है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अभी पाकिस्तान में इलेक्शन है, रिसेंटली हमने जो पढ़े हैं, फर्स्ट हमने पढ़ा था बांग्लादेश में इलेक्शंस, उसके बाद हमने अभी रिसेंटली जो पढ़े हैं दैट इज़ जो ताइवान में इलेक्शन हुए थे, और उसके साथ ही आपके भूटान में इलेक्शन हुए थे। आई कैन रिमेंबर दीज 3 नेशंस ओनली। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई याद है तो प्लीज़ लेट मी नो। हाँ, इसके साथ अभी यूएसए में इलेक्शंस हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ठीक है। के बाद चाइना बिड्स टू विन बैक ग्लोबल एलिट्स एट एनुअल मीट इन डेवोस। डेवोस इज़ अ नेम ऑफ अ सिटी लोकेटेड इन स्विट्ज़रलैंड, और जो एनुअल मीटिंग है डेवोस में वो आपकी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। उसमें अभी मीटिंग चल रही है, दैट विल गो टिल 19th of January आई गेस, ठीक है। तो मेन कोशिश ये रहेगी जो चाइना ताइवान का इशू है वो भी आएगा, और आपके जो ये हैं व्हाट यू से दैट यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी देयर, एंड दैट टू इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम। जो मिस्टर ली हैं अभी जो ताइवान में इलेक्ट हुए हैं, ही इज़ गोइंग टू गिव हिज स्पेशल एड्रेस। तो ली भाई साहब आएंगे तो चाइना को ऑब्वियस सी बात है इशू होने वाला है, तो अच्छी स्टोरी बनेगी। एंड ये जो मीटिंग है दैट इज़ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इट्स एन एनुअल मीटिंग, हर साल होती है, नो बिग डील। एक बार मीटिंग ख़त्म हो जाती है, फिर वी विल सी कि भाई क्या बातें हुई, किसका किसके साथ झगड़ा हुआ, तो लेटर ऑन वी विल सी। ओके, नेक्स्ट इज़ India's Kabul acquires 5 lithium blocks in Argentina। नॉट अ न्यू न्यूज़, पहले भी आया था कि जो इंडिया का जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है उसने अर्जेंटीना में ब्लॉक्स लेने लिथियम के, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट, क्योंकि लिथियम जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू बैटरीज। तो इट्स एन ओल्ड न्यूज़। बस आपने ये देखना है कि जो टोटल 5 ब्लॉक्स हैं, अगर उनका नाम मेंशन किया हुआ है, जो कि एक्चुअल में मेंशन किया हुआ है, उनका आपको नाम पता होना चाहिए। This is the name. I think Quarter 1, Quarter 7, Quarter 8, Cat Year 2022 पूरा इसमें डिटेल है, और Quarter 6 जो टोटल एरिया है इस इन लिथियम ब्लॉक्स का दैट गोज अराउंड 15,000 हेक्टेयर्स, ठीक है। और ये लोकेटेड है अर्जेंटीना में। हमने पहले भी अर्जेंटीना की लोकेशन देखी हुई है। दिस इज़ इन साउथ अफ्रीका, सॉरी नॉट साउथ अफ्रीका, दिस इज़ इन साउथ अमेरिका, दिस इज़ योर अर्जेंटीना, दिस इज़ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका यहाँ पे। सो अर्जेंटीना इज़ इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। चले, एंड आई थिंक दिस मेक्स द लास्ट ऑफ द न्यूज़। नहीं,
लास्ट नहीं है, हाँ, एज डिवोर्स क्राउड गैदर्स गवर्नमेंट अर्जेस टू रेन इन बिलियनियर क्लास। ओके, यहाँ पे मीटिंग की बात हो रही है, बट इसमें एक की चीज़ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो एक डेटा देती है कि जो दुनिया के सबसे 5 रिचेस्ट मैन हैं, उनकी जो व्हाट यू कॉल दैट वेल्थ है वो मोर देन डबल हो गई है, या उनका जो फॉर्चून है वो मोर देन डबल हो गया है। एट प्रेजेंट उनका फॉर्चून है $869 बिलियन सिंस 2022, मोस्टली लाइक विद द कोविड और आफ्टर द कोविड आप इसको कह सकते हो। तो ऑक्सफोर्ड इज टॉकिंग अबाउट, सॉरी ऑक्सफोर्ड नहीं, ऑक्सफैम इज टॉकिंग अबाउट द इनइक्वालिटी इंक्रीजिंग, ठीक है, बिकॉज नो डाउट आपके जो बिलियनियर्स हैं उनका पैसा इंक्रीज हो रहा है, बट जो पॉवर्टी है वो भी इंक्रीज हो रही है। 5 बिलियन लोग जो है वो पुअर हो गए, ठीक है। तो द थिंग इज, if you're talking about World Economic Forum, the focus should be on the equality rather than just the increment of the fortune of the billionaires. So as I said again, it's an annual meeting जो कि आपकी अभी चल रही है, एक बार हो जाने दे फिर हम देखेंगे what's going on, ठीक है। And I think that's it for today's newspaper. Thank you.